बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें आपके लिए जो ज़रूरी हैं। इस चैप्टर को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला चैप्टर जो पहला सेक्शन होगा इस चैप्टर का वो ली चैटलियर प्रिंसिपल तक होगा। सेकंड उसके बाद वाला, ठीक है। इसमें क्यों मैं डिवाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ते हैं। क्योंकि पेपर में जहाँ से सवाल आता है हम उसको पहले पढ़ेंगे और जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट है उसको हम एंड में देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम एक स्टेट का नाम है जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फिर वक्त के साथ चेंज नहीं होती। दूसरे अल्फाज में कहा जाए जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट ये होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ रुक गया है। नहीं, रुकता कुछ भी नहीं है, वहाँ पे चीज़ें जो है बराबर हो जाती हैं, ठीक है। दो टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इरिवर्सिबल का मतलब है कि सिर्फ यूनि डायरेक्शन में होता है वो, ठीक है। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम मजीद आपको कुछ चीज़ें बता देता है, डायरेक्शन बता देता है, एक्सटेंट बता देता है। अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन पेपर में पूछा जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको समझने से पहले एक टर्म है एक्टिव मास की। एक टर्म यहाँ पे इस्तेमाल हुई है एक्टिव मास। समझे कि एक्टिव मास क्या होता है। देखें, एक्टिव मास आपके पास मोलर कंसंट्रेशन होती है, मोल पर डीएम क्यूब को एक्टिव मास कहते हैं। अब आपको पता है कि पूरा सब्सटेंस कभी भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उसका कुछ पार्ट रिएक्ट करता है। तो वो जो पार्ट होता है थोड़ा बहुत जो भी वो रिएक्ट करता है उसको आप एक्टिव मास कहते हो, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन होता है, इसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होता है और इसे मोलैरिटी कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन देखने क्या कहते हैं, द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, ठीक है। जो सब्सटेंसेस के रिएक्ट करने का रेट होगा वो उसकी एक्टिव मास के रेट के बराबर होगा या उसके बराबर होगा, बिल्कुल, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एक्टिव मासेस हैं तो रेट इन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। आगे चलते हैं, केसी के बारे में बात करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो हमारे पास कांस्टेंट है। देखिए केसी आपके पास क्या है, केसी आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा, यहाँ से पेपर में पहला सवाल आपका बनता है जिसमें आपसे कहेगा, कोई भी रिएक्शन दे देगा और कहेगा उसका एक्सप्रेशन लिखो केसी की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए। इसके बाद केसी की एप्लीकेशंस क्या हैं। केसी की एप्लीकेशंस हमारे पास है कि ये आपको डायरेक्शन बताएगा, ये बताएगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा और किस स्पीड पे जाएगा, हाई होगा लो होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें केसी आपको बताता है। केसी का जो बेसिक फॉर्मूला दैट इज के एफ अपॉन के आर, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो आपका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है वो आपको क्या बता रही है, वो आपको बता रही है कि इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशंस, ठीक है। क्योंकि थोड़े वक्त के बाद पता चलता है आपको कि इक्विलिब्रियम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, बाकी चीज़ें इस पर मैंशन है, आपको यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वो कहता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम पे स्ट्रेस अप्लाई करते हो, किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम पे, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाके उस इफेक्ट को मिनिमाइज या कैंसिल करने की कोशिश करता है। इसी एग्जांपल ऐसे कि अगर एक स्कूल असेंबली में 10 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं और एक पीछे वाले बच्चे ने आगे वाले को धक्का दिया, तो ऐसा नहीं होता कि मुंह के बल फौरन गिर जाएगा। तो जो इस बच्चे को धक्का पड़ता है वो क्या करता है, अपने दोनों हाथों को आगे करेगा और दूसरे वाले पे अपनी फोर्स को ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, यानी उस पे जो पीछे जो अटैक हुआ है उसको वो आगे से कैंसिल करने की कोशिश करता है। इससे कहते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल। अब इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, इसका कंसंट्रेशन पे भी इफेक्ट होता है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट के ऊपर इसके इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अगर देखें रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड होगा। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ मेंशन है। इसी तरीके से कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का हमें पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को या तो बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा, डिपेंड अपॉन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे आसान इसमें प्रेशर होता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, और ये पेपर में सवाल भी पूछता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर है तो उसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला।
अब सॉल्युबिलिटी को अगर हम नॉर्मली डिफाइन कर लें तो ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। यानी आपके पास 1 लीटर सॉल्वेंट है और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है और आप उसको प्रिपेयर करें, ये इसकी डिपेंडेंसी होती है टेम्परेचर और नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर होती है। केएसपी क्या है? केएसपी प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम है। केएसपी अगर आपका ज़्यादा होगा तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। केएसपी और प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन बराबर होगी तो सैचुरेटेड होता है। और केएसपी अगर कम हो, केएसपी अगर कम हो प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन से तो पीपीटीज होती हैं, यानी प्रेसिपिटेट्स बनाएगा वो। ठीक है, इसके अलावा बाकी कॉमन आइन इफेक्ट्स और ये सारी बातें मेंशन है इस चैप्टर में। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पहला वाला है, ली शेट्टी प्रिंसिपल तक के सवाल आएंगे और अभी हम जब एनईटी के पास पेपर करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा उसका। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर किसी को नहीं समझ आता तो वो यहाँ से इसके डिफरेंसेस देख सकता है, इसमें कोई बताने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और ये एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी थी कि जो लोग दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई करें तो हो सकता है कि कोलाइडल सोल्यूशन वगैरह या सस्पेंशन को थोड़ा डिटेल में पूछ लें, वो तो ये पॉइंट्स आपके लिए इनफ होंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कॉमन आइन इफेक्ट क्या होता है? देखें, आयनिक इक्विलिब्रियम आपके पास बना हुआ है और उसमें आप सिमिलर आइन को ऐड करवा देते हैं तो क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम के अंदर शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास AgCl है, ठीक है, मेरे पास अगर AgCl मौजूद है और उसके साथ में HCl का रिएक्ट करवा दूँ तो Cl मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कॉमन आइन हो जाएगा और इसकी वजह से इफेक्ट आएगा। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड इफ सरप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कॉमन आइन इफेक्ट भी। इसके अलावा जो जो हमने 9th क्लास में चीज़ें पढ़ी होती हैं, मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, नॉर्मेलिटी, इसके सवाल भी आते हैं पेपर के अंदर। आपको जिस चीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए और थोड़ी सी इस पर ग्रिप आप हासिल कर लें तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, लेक्चर थोड़ा सा ब्रीफ मैंने रखा है क्योंकि असल चीज़ इसकी एनईटी के पास पेपर्स हैं। ठीक है, आपको पास पेपर से अंदाज़ा होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं कि पास पेपर क्या कहते हैं। अब देखिए, पहला सवाल है केमिकल रिएक्शन इज सेट टू एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। ये बात हमने अभी की थी, वही बात उसने पूछी हुई है, तो ये सवाल देख लीजिएगा। सेकंड इज फॉर अ रिवर्सिबल सिस्टम 3a+2b द केसी। देखिए, अभी मैंने आपको बताया केसी लिखने के लिए पूछता है, तो कैसे लिखोगे आप इसको कि प्रोडक्ट को ऊपर लिखा और जो इसके मोल होते हैं ना वो चले जाते हैं पावर में और जो इसके रिएक्टेंट है वो नीचे आ जाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी, अब एक आ गया न्यूमेरिकल आपके पास 0.33 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5 हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, आर इन इक्विलिब्रियम इज 0.66 मोल्स ऑफ। अच्छा, इसमें सिंपल आप क्या करोगे, इसमें दोनों रिएक्टेंट लिखे और प्रोडक्ट बना दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बनता है हमारे पास A+B और A+B हमारे पास क्या बना देगा C। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करके KC आपसे अपना आंसर निकाल लेना इसका। आई गेस इतना ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। अच्छा, 4 देखें, 4 को सर्कल किया हुआ इंपॉर्टेंट सवाल है। द एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI। ठीक है, एक्टिव मास निकालने के लिए कह रहा है। अब जिस स्टूडेंट को नहीं पता एक्टिव मास क्या होता है वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अभी आपको शुरू में बताया कि एक्टिव मास होता है मोल पर DM3। ठीक हो गया, तो देखें 64 ग्राम HI का है और उसमें से I का इसने मास आपको बता दिया, यानी मास मिल गया आपको, ग्राम मिल गया आपको और उस यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर मास मिल गया, तो आप इसके मोल निकाल लोगे आराम से। मोल किसके बराबर होता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक हो गया, वहाँ से आपने मोल निकाला और 2 लीटर है, 2 एज इट इज पुट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। सही है, तो इतना मुश्किल नहीं था ये सवाल, लेकिन थोड़ा चेंज ज़रूर है। फॉर द रिएक्शन H2+I2 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc चेंजेस विद। देखें, प्रेशर का तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं इस पर, क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर हो जाते हैं वहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट होता नहीं है। कैटालिस्ट एक यूजलेस सा इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ I2 पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, अगला देखिए, इन इक्विलिब्रियम N2+3H2 डेल्टा H आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, डेल्टा H नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्लियर है, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमें अब पूछ रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब क्या पूछ रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज फेवर्ड बाय। NH3 की जो फॉर्मेशन है वो कैसे आप फेवर कर सकते हो, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ये सारे आप पढ़ सकते हो एप्लीकेशन के अंदर। द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 बाय O2
इज एन अब कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और प्रोडक्ट को हमें इंक्रीज करना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है, कैसे करेंगे? तो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो आप टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये सवाल है, सीधा ली शेटले प्रिंसिपल है, ये आपको बता दिया। और द इक्विलिब्रियम इन व्हिच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये आप जो है कर लीजिएगा। द टाइम एक्टिव मास मोल पर डीएम क्यूब आ गया, ये पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, शुरू के जो थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये जो सवाल है ना 20-21 सवाल एनईडी ने जो दिए बस ये लाजमी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। अच्छा, ये सवाल देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, कॉमन आइन इफेक्ट में से एक करने तो आपने सारे। ये मेरे पास सवाल हुआ हुआ, देखें इसमें क्या पूछा हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल। मोलर कंसंट्रेशन मोलैरिटी पूछ रहा है, मोलैरिटी क्या होगी अगर 46 ग्राम आपके पास इथेनॉल है और 1 लीटर में आप उसको डिजोल्व करें। देखें इसका आप अगर मास निकालें वो भी 46 है, ये भी 46 आएगा, तो 46 डिवाइड 1 और 1/1 आपके पास 1 आंसर आ जाता है। ठीक है, बाकी ये जो है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, के सी इज इक्वल टू के एफ अपॉन आर। आई गेस आपने देखा कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ली शैटलियर की अगर अगर आपको याद है ली शैटलियर की एप्लीकेशंस, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको एक बार रिव्यू कर लें कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी केसी की एप्लीकेशंस है, ली शैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके अंदर कॉमन एन इफेक्ट पढ़ लीजिएगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, और बस फिर आप कर लेंगे, आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। और कुछ पास्ट पेपर के सवाल तो आपके साथ शेयर कर लूँगा मैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो रेगुलर सेशन जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं उसे। और डेमो क्लास अगर किसी को लेनी हो तो वो बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर।